एक दिन आपके दिमाग में आया कि चलो ओटीटी पर मूवी तो बहुत देख ली, पर आज फैमिली के साथ कुछ बिना गाली का फैमिली शो देखा जाए। कोई फैमिली रियलिटी शो, और आपने देश का जाना माना फैमिली शो लगा दिया। बिग बॉस ओटीटी 3 की व्यूअरशिप पिछले 3 हफ्तों में 30 मिलियन क्रॉस कर चुकी है। 3 करोड़ लोग। अकेले बिग बॉस ओटीटी सीजन 1 ने 120 से 150 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। पर इस शो में ऐसा क्या है जो जनता इसे इतना देख रही है? मेरे और आपके जैसे लोग जो इस सो कॉल्ड रियलिटी शो को देख रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, बिना इस बात को सोचे कि इससे हमारे नॉर्मल लाइफ पर क्या ही असर पड़ेगा। शो ही तो है। ऑफेंड होने से पहले या अपना रिव्यू देने से पहले वीडियो पूरा देख लेना। आगे जो भी ओपिनियन बने कंप्लीटली इट्स योर चॉइस। देखिए, नॉर्मल रियलिटी शोज में लोगों को उनके टैलेंट के बेस पर सिलेक्ट किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर इंडियन आइडल। अगर आपकी आवाज अच्छी है तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे, नहीं तो बाय बाय, टाटा, गुड बाय। और भी कई सारे शोज हैं जैसे इंडियाज गॉट टैलेंट, अमेरिकाज गॉट टैलेंट, केबीसी, और डांसिंग शोज हैं, कॉमेडी शोज भी हैं। हाँ, ये भी फैक्ट है कि हर रियलिटी शो एक हद तक स्क्रिप्टेड होता है, चाहे वो कंटेस्टेंट को उनके घर वालों का सरप्राइज करना हो या रोना धोना हो। पर अगर आपको बिग बॉस में आना है तो या तो आपका एक्टर और एक्ट्रेस होना जरूरी है जिन्हें लोग जानते हो, या तो किसी मूवी से या सीरियल से। और अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशंस नहीं है तो आपकी सोशल मीडिया पर प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। कभी गाली गलौज की है? गाली तो जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी। और झगड़ा किया है कभी? झगड़ा तो रोज ही चलता रहता है। और बॉडी शेमिंग? बस ही शकल के। बॉडी शेमिंग में तुझे बताऊं कैसे होता? कांग्रेचुलेशन, आप बिग बॉस में सिलेक्ट हो चुके हो। मुझे तो पता ही था। इस बार के कंटेस्टेंट्स की लिस्ट ही देख लीजिए। सबसे पहले नंबर पर हैं अरमान मलिक और उनकी दो बीवियां पायल और कृतिका। इनका टैलेंट है, इनकी दो बीवियां पायल और कृतिका। भाई लाइन रिपीट हो गए। नहीं, लाइन रिपीट नहीं हुई भाई, यही तो टैलेंट है बंदे का। इसी के बेस पर तो पूरा करियर बनाया है सामने वाले ने। मैंने पायल को बोला कि तू घर रह ले, इसको ले चलता हूँ साथ। कंटेस्टेंट नंबर 2 लवकेश कटारिया। टैलेंट सीजन 2 के विनर एलविश यादव के दोस्त होने का टैलेंट। सट्टा वर्ड ठीक रहेगा उसके लिए। सट्टा नहीं कह सकते, कभी कभी ऐसे मन कर जा तो ठीक है। कंटेस्टेंट नंबर 3 शिवानी। टैलेंट विलेज लाइफ की नेशनल लेवल पर बेइज्जती करना। तोड़ रहे हैं ये बंदर एक गिरा है उधर, और देखो छा वाली अमिया गिरी है। खाना फ्रेंड अमिया। कंटेस्टेंट नंबर 4 चंद्रिका दीक्षित एके वड़ा पाव घर। टैलेंट पूरा दिन ब्लॉगिंग में रोना धोना, वड़ा पाव के स्टॉल पर वड़ा पाव से ज्यादा ड्रामा सेल करना, और बिना परमिशन स्टॉल लगाना, और जब पकड़े जाओ तो वुमन कार्ड खेल देना। कंटेस्टेंट नंबर 5 दीपक चौरसिया। टैलेंट एक टाइम पर एक नामी जर्नलिस्ट जिसे कुछ समय पहले दारू पीकर शो तक होस्ट करते देखा गया, और फेम के लिए बिग बॉस में आ गए। किया वो मैं कह नहीं सकता, मैं अब कह नहीं सकता अपने दर्शकों को, उन्होंने जो देश के लिए किया वो। बाकी के कंटेस्टेंट्स जैसे सना मकबूल, रणवीर शोरे, नीरज गोयत, सना सुल्तान, साई केतन, अदनान शेख, इनमें से या तो कोई एक्टर है या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जिसकी अच्छी खासी फॉलोइंग है, और आगे आप लोग खुद समझदार हैं। पर इस सब की स्टार्टिंग हुई कैसे, और असल में लोग इसमें करते क्या हैं? देखिए, बिग बॉस सबसे पहले 2006 में टेलीकास्ट हुआ, जो खुद अपने आप में एक कॉपी था डच रियलिटी शो बिग ब्रदर की। इसमें बेसिकली सारे कंटेस्टेंट्स को एक घर में एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए रखा जाता है, बिना किसी मोबाइल और कम्युनिकेशन डिवाइस के। मतलब बाहर की दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ कर दिया जाता है। यहाँ तक कि यहाँ पर एक घड़ी तक नहीं है जिससे पता चल सके कि बाहर दिन हो रहा है या रात। और घर के अंदर हर जगह कैमरास और माइक्रोफोन लगे हैं जिससे हाउस मेंबर्स की छोटी से छोटी एक्टिविटीज पर नजर रखी जा सके। पर यहाँ पर आप कहोगे कि घर में रहना ही तो है, इसमें ऐसा क्या है? 3-4 हफ्ते तो कोई भी रह लेगा। और यहीं पर असली खेल शुरू होता है। वीकली बेसिस पर कुछ कंटेस्टेंट्स का एलिमिनेशन किया जाता है। पहले हाउस मेंबर्स अपने वोट्स का यूज करके एक दूसरे को निकालने के लिए वोट करते हैं, और सबसे कम वोट्स वाले 3 कंटेस्टेंट्स को पब्लिक वोट के लिए चुना जाता है। अब बारी आती है पब्लिक की, जो SMS और ऐप के थ्रू अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को वोट करती है, और जिसे सबसे कम वोट मिले वो एलिमिनेट हो जाता है। हाउसमेट्स को टीम में रखते हैं और टास्क दिए जाते हैं। जब टीम वर्क होगा तो आर्ग्यूमेंट भी होंगे, गालियां भी चलेंगी, बैकबाइटिंग भी होगी, और बिग बॉस को मिलेगी TRP। और TRP का तो सारा खेल ही है। अगर आप बिग बॉस के रेगुलर व्यूअर हैं तो आप मेरी अगली बात से एग्री करेंगे।
बिग बॉस में आपको एंटरटेनमेंट के नाम पर हर वो चीज मिलेगी जो रियल लाइफ में आप में से एक भी नहीं चाहता कि उनके बच्चे में आए। मिसाल के तौर पर सबसे पहली जो चीज आपको इसमें देखने को मिलेगी वो है गाली गलौज। जबान संभाल के बात कर, तेरी को हाथ लगा रहा, सेम गाली मैं तुम्हें दे रहा हूँ। देखिए, आप ये तर्क लगा सकते हैं कि ये लोग गाली दे रहे हैं तो हमें क्या, हम नहीं देंगे। पर इसे दूसरे पर्सपेक्टिव से देखिए। बिग बॉस तो ये सब टीआरपी के लिए कर रहा है, पर इसमें जो लोग आ रहे हैं उनकी फॉलोइंग लाखों करोड़ों में है, जिनमें ज्यादातर बच्चे और एडल्ट्स हैं। जब इन लोगों के आइडियल्स ही किसी टास्क के चक्कर में एक दूसरे को गालियां देते हैं और बॉडी शेमिंग करते हैं, वायलेंस को प्रमोट करते हैं और एग्रेशन को प्रमोट करते हैं, तो इनडायरेक्टली ये लोग इन सब चीज़ों को नॉर्मलाइज कर रहे होते हैं कि यार इतना बड़ा स्टार ऐसा कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कबीर सिंह, जहां लोगों ने नशे, सिगरेट, सुट्टा, वायलेंस को यह कहकर सपोर्ट किया और जस्टिफाई किया कि कबीर सिंह भी तो करता था, फिर भी सक्सेसफुल था। पर इस बात पर किसी ने बात नहीं की कि वो अपनी पढ़ाई में, अपने स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडलिस्ट था। पहले तुम इतना तो करके दिखाओ। खैर, यहाँ पर बात कबीर सिंह की तो नहीं हो रही। वायलेंस के अलावा भी वॉयरिज्म, सैडिज्म जैसी चीजों को बिग बॉस में प्रमोट किया जाता है। एक एक करके समझते हैं। हम अपने बच्चों को समझाते हैं कि किसी के मैटर में ना तो टांग अड़ाओ और ना किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करो। पर जब हम खुद अपने बच्चों के सामने बातें करते हैं कि आज बिग बॉस के घर में क्या हुआ, उसने तो उसे ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, मतलब हम मान कर बैठे हैं कि उस घर में जो भी होगा वो सच है। और उसमें हो क्या रहा है, कोई किसी की बात किसी से लगा रहा है, जम के बैक बाइटिंग हो रही है और इन चीज़ों से हम खुश हो रहे हैं। यहाँ पर हम इनडायरेक्टली दूसरों की जिंदगी में झांकने को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। यहीं पर एक चीज़ और होती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हम किसी शो को देखते हैं उस पर अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, किसी एक या दो मेंबर से कनेक्शन जोड़ लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं दीपक चौरसिया को सपोर्ट करता हूँ तो उसके साथ होने वाले हर टास्क में इमोशनली खुद को शामिल रखूंगा। अगर वो जीत जाए तो मुझे भी खुशी हो और हारने पर दुख। इस बात का फायदा बिग बॉस की मार्केटिंग टीम अच्छे से उठाती है। उसे पता है कि टास्क के जरिए लोगों के इमोशंस को हिट किया जा सकता है और उससे टीआरपी बटोरी जा सकती है। और यहीं से इसे देखने से होने वाला सेकंड साइड इफेक्ट सामने आता है, सैडिज्म। सैडिज्म का बेसिक मतलब है दूसरे को दुख परेशानी में देखकर खुशी फील करना। नॉर्मल लाइफ में हम सीखते आए हैं कि हमें अपने दिल में सबके लिए सिंपैथी रखनी चाहिए, पर यहाँ पर इसका उल्टा है। लोगों को ऐसे टास्क दिए जाते हैं जिनमें उन्हें एक लेवल पर टॉर्चर किया जा सके, मेंटली और कई बार फिजिकली भी। मुझे हर्ट हो रहा है बिग बॉस मुझे हर्ट हो रहा है, हर्ट हो रहा है मुझे, हर्ट हो रहा है। उनकी जिंदगी से जुड़ी पुरानी बातें नेशनल टीवी पर दिखाई जाती हैं। मैं सीख रही हूँ, बस क्या करूँगा, अगर दिल तोड़ दिया मैंने किसी का एक तो और उन्हें भी पता है कि पूरा देश देख रहा है, और अगर आप उस कंटेस्टेंट के सपोर्ट में हैं तो आप इमोशनली दुखी हो जाओगे, पर अगर आप अपोजिशन टीम में हैं तो जितना सामने वाला दुखी होगा आपको खुशी होगी, क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन आपके फेवरेट कंटेस्टेंट की जीत से है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा ऐसा होगा, क्योंकि इमोशनल लेवल पर चीज़ों को जनरलाइज नहीं किया जा सकता, बट द फैक्ट इज दिस शो इज इनडायरेक्टली प्रमोटिंग सैडिज्म। मिसाल के तौर पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर कमलजीत कौर ने अपनी यूनिवर्सिटी के 100 लोगों के साथ, जिनमें स्टूडेंट्स और फैकल्टी भी शामिल हैं, एक सर्वे किया जो रेगुलर बिग बॉस के व्यूअर थे। मैं जानता हूं कि 100 लोगों का सैंपल साइज कोई बहुत बड़ा नहीं है, बट जो इसमें सामने आया उसे देखकर आप समझ सकते हैं कि बिग बॉस अपने आप में एक प्रॉब्लम क्यों है। इन लोगों से कुछ क्वेश्चंस किए गए, जैसे कि आप कब से बिग बॉस देख रहे हैं, ज़्यादातर लोग किस एज ग्रुप के हैं, बिग बॉस देखने के बाद कोई साइड इफेक्ट आपको अपनी लाइफ में नजर आता है या नहीं। इनमें से 46% लोग 17 से 25 साल के थे और 34% 26 से 35 साल के, मतलब जवान लोग, जिनमें से 85% लोगों ने बिग बॉस को एक एडिक्शन से कंपेयर किया। इनमें से 95% लोग बताते हैं कि कैसे वो बिग बॉस में आए कंटेस्टेंट से एक इमोशनल कनेक्शन फील करते हैं, जैसा कि मैंने वीडियो में पहले बताया था। और अगर उनके फेवरेट कंटेस्टेंट के साथ कोई मिसबिहेव करता है तो उन्हें गुस्सा आता है, वो ऑफेंड हो जाते हैं। इनमें से काफ़ी लोगों ने बताया कि कैसे वो इरिटेटेड फील करते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में। और ये स्टेट ऑफ माइंड सिर्फ बिग बॉस देखने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर उनकी डेली लाइफ पर भी पड़ा है। और सिर्फ ऑडियंस ही नहीं, बिग बॉस में जाने वाले कंटेस्टेंट्स के दिमाग पर भी कैसा असर होता है कि इसके कंटेस्टेंट्स में सुसाइड थॉट जैसे ट्रॉमा से गुजरने की बात तक की है। बिग बॉस OTT विनर दिव्या अग्रवाल अपने इंटरव्यू में बताती हैं कि घर के अंदर पैनिक अटैक आना स्ट्रेसफुल होता है। जब आप अंदर होते हैं तो लगता है कि सारी दुनिया आपको ही देख रही है।
कई एक्सपर्ट्स बताते हैं कि हम इंसानों को ऐसे लोनली रहने की आदत नहीं होती, वो भी इतने कम्पिटिटिव माहौल में। और जब आप ऐसे अपने इमोशंस को अंदर ही अंदर दबाते हो सोशल एंजाइटी की वजह से, और आसपास से अपने बारे में बस निगेटिविटी कंज्यूम करते हो, तो आपकी मेंटल हेल्थ पर बहुत गहरा असर पड़ता है। कई लोग इसे एग्रेशन की फॉर्म में दिखाते हैं तो कोई डिप्रेशन में चला जाता है। देखिए, टीवी पर क्या देखना है क्या नहीं, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, पर जो भी कंज्यूम करें उसके बारे में थोड़ा विचार ज़रूर करें। बिग बॉस के बारे में और इसके पैटर्न के बारे में आपकी क्या राय है? क्या हमें ऐसा शो देखना चाहिए या नहीं? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली वीडियो किस मुद्दे पर होनी चाहिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जल्दी मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।